हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक बिल्कुल नई लेक्चर सीरीज़ जिसमें कि हम यूपी पीसीएस 2018 का जो मेंस का पेपर हुआ था यूपी पीसीएस उसका डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो सामग्री उपलब्ध है उसमें यूपी पीसीएस 2018 का खास करके हिंदी में पेपर डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो यूपी पीसीएस का पेपर है उसकी चर्चा करेंगे। आज हमारा पहला पार्ट है और आप जो आज का लेक्चर है उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज बेसिकली हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे यूपी पीसीएस के पेपर की और देखेंगे क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाएगा या क्या सुझाव हो सकते हैं। और इसके बाद जो आगे के लेक्चर होंगे उसमें हम जीएस पेपर 1 को उठाएंगे, उसके 5-5 क्वेश्चन करके हम मुख्यतः जो यूपी पीसीएस का पैटर्न है उस पर चर्चा कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। और 2019 की यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हुई थी उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। तो हम सीधे अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो जीएस 1 का पेपर है, जीएस पेपर 1, ठीक है, इसको समझिए। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास 20 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं जिसकी शब्द सीमा 125, यानी आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 1250 शब्द यहाँ पे लिखना है। 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय हैं जिसकी शब्द सीमा 200 है, यानी 2000 शब्द यहाँ पे लिखना है। और आप इसको जोड़ दें तो आपको 3250 शब्द लिखने हैं 3 घंटे में। ये बात हुई, इसको ध्यान में रखें। अब एक बात समझिए, अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी साथ में कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन भी आप साथ में कर रहे हैं, उसमें आते हैं 150 शब्द के 10 प्रश्न यानी 1500 शब्द, 250 के 10 शब्द यानी 2500 के 10 प्रश्न आते हैं, 250 के 10 प्रश्न आते हैं और 150 शब्द के 10 प्रश्न आते हैं। तो ये टोटल होते हैं यूपी पीसीएस में होते हैं अपने कितने 3250 शब्द, जबकि यूपीएससी में यही आपके हो जाते हैं बढ़ के 4000 शब्द। तो आप देखें, अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, यूपीएससी के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो शब्द सीमा जो 3250 शब्द है ये लिखना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। मैं कहूँगा ये बहुत कठिन कार्य आपके लिए नहीं होगा। तो एक बात ये समझें, लेकिन यही कम शब्द सीमा है यहाँ पर 125 शब्द और 200 शब्द, यही एक चुनौती भी है, ठीक है। तो इस बात को समझें। अब हम पहले एक बार पेपर देखते हैं, पेपर देख के हम एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या हमें वाकई में समझ में आ रहा है पेपर को देख के और क्या लग रहा है, हमारी रणनीति क्या हो कि हम इस पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो देखिए, जो जीएस पेपर 1 था इसमें ये 10 प्रश्न पूछे गए हैं और आपको पता ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सिलेबस देखा होगा। और जो यूपी पीसीएस का जो नया पैटर्न आया है 2018 से, उसमें बेसिकली क्या किया गया है, जो यूपीएससी का पैटर्न था, जो यूपीएससी का सिलेबस था, बिल्कुल वही एग्जैक्टली यूपीएससी का सिलेबस उठा के रख दिया गया है। यानी जीएस पेपर 1 में इतिहास, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान या फिर आप कह सकते हैं सोशल साइंसेस, इसके अलावा भूगोल, ठीक है। और इतिहास में भी आपका आर्ट एंड कल्चर, इसको आप तोड़ सकते हैं चाहे तो मीडिएवल और मॉडर्न, ये है। और सामाजिक में जो भी चुनौतियां हैं सामाजिक और भूगोल, तो ये बेसिकली आपके 3 पार्ट से मिलकर पेपर 1 बना हुआ है। इस बात को समझें। और आप प्रश्नों को जब पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्नों को, तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार के हैं, ठीक है। अगर हम देखें प्रश्न 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण में भूमिका स्पष्ट कीजिए। आप ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से रखें, मैं एक बार रीडिंग कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया है बौद्ध साहित्य की भूमिका बताएं, सेकंड पेपर में, मतलब सेकंड क्वेश्चन में, विश्व शांति की स्थापना में। इसी प्रकार महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थपूर्ण नहीं है, ये तर्कपूर्ण है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको करना है, ठीक है। इस तरह से 10 प्रश्न पूछे गए हैं 125 शब्दों के, ये एक बात आती है। फिर 250 शब्दों में वही चीज 200 शब्दों में पूछी गई है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। अब एक बार देखते हैं हम पहले चुनौतियों को और प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे कि क्या क्या चुनौतियां ये पेपर में आप फेस कर सकते हैं। तो देखिए, पहली चुनौती नंबर 1, शब्द सीमा, ठीक है।
आप देखिए 125 शब्द में आपको बड़े बड़े आंसर लिखने हैं। जो पहला है कि मुख्यतः लघु उत्तरीय प्रश्नों में 125 शब्दों में उत्तर कैसे लिखा जाए। आप यहाँ पर देखिए एक बार, अगर आप प्रश्न को पढ़ पाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं चौथा प्रश्न पढ़ता हूँ। चौथा प्रश्न की आप वर्ड काउंट करेंगे तो अपने आप में 27 शब्दों में तो प्रश्न ही है, ठीक है। यानी जितने शब्दों में प्रश्न दिया है उसका लगभग 4.5 टाइम्स, है ना, 4.5 गुना ही आपको उत्तर इतने में ही समाप्त करना है। ये सबसे बड़ी आपके पास चुनौती है, न कि आपको कितना आता है। इस बात को देखिए। तो जो सबसे पहली चुनौती आएगी वो ये कि 125 शब्द में कैसे लिखें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये जो लेक्चर सीरीज है यूपीएससी हिंदी विद गौरव में, जो हमने अभी तक 18-19 जो वीडियोस अपलोड किए हैं आंसर राइटिंग के, आपने देखा होगा। तो ये चुनौती तो मुझे नहीं लगती आपके सामने अब आने वाली है। तो पहली चुनौती ये थी। फिर दूसरी चुनौती को देखिए, पूरे पेपर को समाप्त करना, ठीक है। पूरे पेपर को समाप्त करने से मेरा तात्पर्य है कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसको हो सकता है आपने पढ़ा ही ना हो, ठीक है, आपने पढ़ा ही ना हो उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए, ठीक है। एक इस प्रकार का प्रश्न बन रहा है कि आपको ये बताना है कि यार उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, आपको खनिज समझाना है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, आप ये देखिए एक स्पेसिफिक जो प्रश्न पूछा गया है, बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रदान कीजिए। यानी बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन, ठीक है, कल्चरल रीजन आपको ये बताना है, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक प्रश्न है, जो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हैं, ठीक है, ये आपको पेपर समाप्ति करने में बाधक हो सकते हैं अगर आपने उत्तर प्रदेश के बारे में ढंग से नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखें तो जो आप एक समझ सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति के बारे में पूछा गया है। तो 3 प्रश्न आपको सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से मिल जाएंगे। ये आपकी समस्या एक खड़ी कर सकता है अगर आपने स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश की तैयारी नहीं की है, ठीक है। तो पूरे पेपर को समाप्त करना हमारे पास दूसरी चुनौती है। लिखना पूरे पेपर को, तो मैंने फिर से कहा, अगर आप 4000 शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे 3250 शब्द लिखना आपके लिए बिल्कुल बड़ी बात नहीं होगी, बल्कि बहुत ही आसान होगा। समझ लीजिए एटलीस्ट आपको 5 क्वेश्चन कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं। अब जो चुनौती आती है टेल वर्ड्स, पुछल्ले शब्द, ये मेरे एनालिसिस में जितना मैंने इस पेपर का विश्लेषण किया, मुझे लगा इस पेपर का सबसे टफ पार्ट अगर कुछ है तो यही है टेल वर्ड्स। यानी अगर आप प्रश्नों को एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। जैसे आप एक बात समझें, जैसे मैं एक प्रश्न की बात करूं, शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए, ठीक है। विवेचना आपको करनी है। टेल वर्ड्स यहाँ पे विवेचना दिया है, यहाँ पे विवरण दिया है, ठीक है। यहाँ पे तत्व बताएं, ये टेल वर्ड्स है। टेल वर्ड्स जो प्रश्न एंड करते हैं, जिसमें हम लिखने को, टेल वर्ड से मेरा तात्पर्य यह है, आपको पहले मैं समझा देता हूँ। टेल वर्ड से तात्पर्य यह है जो हमारी राइटिंग जो है, जो आंसर उत्तर लेखन हम करते हैं उसको वो निर्धारित करते हैं, ठीक है। टेल वर्ड्स ये होते हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भूमिका को स्पष्ट करें, एक टेल वर्ड, भूमिका का वर्णन करें, दूसरा टेल वर्ड, तर्कपूर्ण व्याख्या करें। भाई आपको महात्मा गांधी की भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का महात्मा गांधी जी प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मैं अगर इसको समझाने का कोशिश करूं तो आप देखेंगे भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन में 2 लोग थे, एक थे उदारवादी, ठीक है, और दूसरे लोग थे उग्रवादी, ठीक है, उग्रवादी थे। अब बोला कि महात्मा गांधी इसके कहीं बीचों बीच में आते हैं, महात्मा गांधी इसके बीचों बीच में आते हैं, और आपको इसी को तर्कपूर्ण व्याख्या करनी, यानी विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से आपको यह दर्शाना है जो उनकी संघर्ष, इसके अलावा आप कह सकते हैं संघर्ष और रुकावट और संघर्ष की जो रणनीति थी, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, या फिर आप संघर्ष त्याग संघर्ष कई बार ये दिया होता है। तो जो उनकी ये रणनीति थी वो मध्यम मार्गी थी। बेसिकली आपको ये समझाना है हर जगह कि कई बार वो उग्र तरीके का प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल असहयोग जब आंदोलन वो कर रहे होते हैं, असहयोग आंदोलन में कई बार उग्र तत्व दिखते हैं और कई बार उदारवादी तत्व दिखते हैं, जब वो आंदोलन को निरस्त कर देते हैं, बोलते हैं हिंसा के कारण आंदोलन निरस्त कर दिया जाएगा। ये बात आपको समझते हैं कि भाई इतना बड़ा एक्सप्लेन करने वाला ऊपर से व्याख्या करने को बोल रहा है। आप टेल वर्ड्स पढ़ेंगे तो इसमें आप समझ पाएंगे कि आपसे बोल रहा है व्याख्या करिए।
और अब व्याख्या करनी है आपको 125 शब्दों में। तो भाई ये कैसे, यानी कैसे इसका समाधान निकले, ये आपके समझ एक चुनौती आएगी। अब देखें एक प्रश्न और, अगर यहाँ पे बोल रहा है टिप्पणी करें, ठीक है, ये जो है प्रश्न पढ़ें। सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, यानी एक लोग कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। प्रारंभ कौन कर रहा है? असामाजिक तत्व। राजनीतिक कार्यकर्ता इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, निहित स्वार्थ इसको वित्त पोषित कर रहे हैं। ये 4 चीजें आपको बोल रखा है, ठीक है। ये 4 चीजें आपसे बोल रहा है करने को, टिप्पणी करना है। आपको बताना है कि आप इस टिप्पणी का मतलब होता है आप इस कथन से सहमत हैं कि असहमत हैं कि कुछ हद तक सहमत हैं, आपको ये बातें बतानी है, ये समझें। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन आप देखिए फिर से, जो हमारा अभी तक चर्चा का मुद्दा था कि टेल वर्ड्स बड़े खतरनाक मुझे लगे इस जो पेपर है। भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति का मूल्यांकन कीजिए। आपको क्या करना है? इवोल्यूशन, आप इवेल्युएशन या तो कह सकते हैं या फिर एनालिसिस, ठीक है, दोनों चीज, विश्लेषण और इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन, ठीक है। बेसिकली इवेल्युएशन इंग्लिश जो इसका वर्ड होता है, इवेल्युएशन आपको करना है। बदलती परिस्थिति यानी स्टेटस, स्टेटस का आपको इवेल्युएशन करना है। कैसा स्टेटस? भाई कुछ सकारात्मक हो रहा होगा स्त्रियों में जो परिस्थिति बदल रही है, कुछ नकारात्मक भी परिस्थिति हो रही है। इन चीजों का आपको डिस्कशन करना है केवल 125 शब्दों में, और उसका मूल्यांकन करना है कि ये सही है, गलत है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें देखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए। यानी पहले तो आपको शहरी समस्याएं बतानी है, समाधान बताने हैं, ठीक है। सरकार क्या कर रही है आपको ये भी बताना है, अगर आप आंसर राइटिंग देख रहे होंगे तो 125 शब्दों में केवल। तो ये मुझे जो टेल वर्ड्स हैं वो थोड़े कठिन लगे, क्योंकि टेल वर्ड्स कह रहे हैं विवेचना कीजिए। विवेचना जो होते हैं वो एक्सप्लेनेटरी आंसर चाहते हैं, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन करने की बात कह रहे हैं। तो ये मुझे दूसरी चीज जो चुनौतीपूर्ण लगी कि टेल वर्ड्स। तीसरी चीज, ओपन एंडेड बहुत सारे प्रश्न हैं, यानी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि प्रश्न की मांग क्या है। यानी जो एक प्रश्न है, मान लीजिए आप ये कह सकते हैं जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न में हम लिखें क्या, ठीक है। जैसे अभी मैं एक प्रश्न पढ़ता हूं, यहां पे देखिए क्या है, विश्व शांति स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए बौद्ध साहित्य आपको पता होगा, आप ऐसे समझिए आप क्या लिखें, आप बौद्ध साहित्य के बारे में बताएंगे कि बौद्ध साहित्य क्या थे, ठीक है। आप खुद से इसका एक बार आंसर मन में सोचें, और आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको डिस्कशन करने ही वाला हूं। आप ये बताएंगे कि विश्व शांति स्थापना में ऐतिहासिक रूप से, यानी ऐतिहासिक रूप से, यहां पर ऐतिहासिक बौद्ध साहित्य ने क्या भूमिका निभाई, या आप बताएंगे कि वर्तमान में बौद्ध साहित्य क्या भूमिका निभा रहा है। जैसे आप कहें पंचशील जो सिद्धांत है, पंचशील जो भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण तथ्य है, और जो कि बौद्ध साहित्य में आप कह सकते हैं कि बौद्ध साहित्य का एक इंपॉर्टेंट भाग है जो पंचशील है, तो वो किस तरह से शांति में भूमिका निभा रहा है, आपको ये बात समझ आनी है। यानी प्रश्न बहुत ओपन एंडेड है और कोई चीज गलत नहीं है। आप ये बात समझें कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट सही क्या है, ठीक है। वाकई में जो हम कह सकते हैं बुल्स आई, ठीक है, जो चिड़िया की आंख है वो कहाँ है कि हम उस पर निशाना लगाएं, ठीक है। आप ये देखें जैसे कुछ कि यहाँ पर अगला जो प्रश्न है मैं उसी तरह से अगर डिस्कशन करूं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए, ठीक है। यानी ओपन एंडेड है। विवरण में आप क्या क्या तत्वों को शामिल करेंगे कि कितनी मात्रा है, ठीक है, कौन कौन से खनिज हैं, कौन से कहां कहां पाए जाते हैं, ठीक है। वास्तव में तो ये सभी तत्व आने चाहिए आपके आंसर में कि कौन है, कितना खनिज है। फॉर एग्जांपल अगर लोहा पाया जाता है तो लोहा कहाँ है, रेत पाया जाता है तो रेत किधर है, ठीक है। खनिज भी कई तरह के होते हैं भाई, धात्विक अधात्विक, ठीक है, लौह अलोह, धात्विक में भी 2 होते हैं, लौह और अलोह, ठीक है। इसमें आप किस तरह से विभाजन करेंगे, तो ये ओपन एंडेड तरह के प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है। जैसे भूमंडलीय ऊष्मन पर टिप्पणी आपको लिखनी है। अब ये समझिए एक ओपन एंडेड प्रश्न का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो मुझे ये दिखता है कि भूमंडलीय ऊष्मन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। क्या करेंगे, भूमंडलीय ऊष्मन क्या है ये बताएंगे, भूमंडलीय ऊष्मन के नकारात्मक प्रभाव बताएंगे, भूमंडलीय ऊष्मन से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, इसके समाधान पर चर्चा करेंगे, क्या करेंगे। और आपके पास केवल वर्ड्स कितने हैं, 125।
ठीक है, तो ये जो ओपन एंडेड टाइप का जो प्रश्न है, मुझे इस यूपीएस पीसीएस के पेपर में सबसे बड़ी चुनौती लगी। फिर जो तीसरी बात आती है, एक समान कंटेंट वाले प्रश्न भी बहुत सारे इसमें देखे गए हैं। मतलब या तो एग्जामिनर को ये समझ में नहीं आया कि एक ही तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, या तो ये हो सकता है कि आने वाले जो समय है, जो 2019 का हम पेपर एक्सपेक्ट करें, उसमें ये चीज़ चेंजेस आपको देखने को मिल सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर प्रश्न संख्या 5, भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थिति, ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखें, भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की विवेचना उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। ठीक है, देखेंगे लगभग सिमिलर कंटेंट होगा। भाई, भारत में महिलाओं की परिस्थिति चेंज हो रही है, उसका एक प्रमुख कारण क्या है? भूमंडलीकरण है। ठीक है, भूमंडलीकरण है, विकसित होता समाज है, समाज की सोच में बदलाव है, उसकी जो प्रमुख कारण क्या है? वो भूमंडलीकरण है। यहाँ पर एक प्रश्न में सीधे पूछ गया है कि आपसे भारतीय महिलाओं में क्या बताएंगे आप भूमंडलीकरण का प्रभाव। अच्छा, ये तो देखिए, अगला प्रश्न आप जस्ट पढ़िए। आपने मान लीजिए इसमें कुछ कंटेंट लिखा कि भारतीय महिलाओं पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, ये पढ़ रहे हैं आपने, कुछ कुछ एग्जाम्पल से बताए। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ें, वैश्वीकरण क्या है? भारतीय सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव का विवेचना कीजिए। समझे, फिर से वही कंटेंट है एक तरह का, बस आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है। जैसे वैश्वीकरण आप समझाएंगे कि वैश्वीकरण ये है, तो भूमंडलीकरण के जब प्रभाव की विवेचना करेंगे तब भी आपको इंट्रोडक्शन में वैश्वीकरण देना पड़ेगा। अब क्या करें? ठीक है, यहां पर सामाजिक संरचना पर प्रभाव, तो सामाजिक संरचना हमारी बेसिकली क्या है? पितृसत्तात्मक। ठीक है, ये सब जो भारतीय सामाजिक संरचना है पितृसत्तात्मक, एक सोशल जो ढांचा है, आप कह सकते हैं जो जाति प्रथा है, ठीक है, संस्कृति के प्रति अपरंपार प्यार जो है ना, तो जो ये बेसिक चीजें हैं वो इसमें भी सेम टू सेम मिल जाएंगी। पितृसत्तात्मक, भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण का प्रभाव है। ठीक है, आप ये बात समझें कि ये तो सिमिलर कंटेंट वाले जो प्रश्न आ गए, उसका क्या करें? भाई, एग्जामिनर दो प्रश्न अगर सिमिलर कंटेंट पढ़ेगा तो वो कैसे उत्तर सही करेगा? ठीक है, इसके अलावा जो अन्य चुनौती है, ठीक है, ये तो हो गया सिमिलर कंटेंट। अभी हम सबका एक एक सोल्यूशन देखेंगे, कुछ ना कुछ हम आने वाले जो लेक्चर होने वाले हैं उसमें करेंगे। और मेरी तरफ से तो मैं तैयार हूँ, अगर लॉन्ग वीडियोस आप देख सकते हैं तो मैं तो एक वीडियोस में पूरे 20 प्रश्न डिस्कशन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसका काफ़ी प्रैक्टिस है। मैंने अभ्यास ऐसे प्रश्नों के काफ़ी कर रखे हैं कि ऐसी चुनौतियों में किस तरह का समाधान कर सकें। एक जो महत्वपूर्ण चुनौती आती है कि आप सोर्सेज क्या क्या पढ़ें। जैसे कई लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, सर क्या सोर्सेज होने चाहिए? जैसे GS1 के लिए आप क्या सोर्सेज करें, GS2 के लिए क्या सोर्सेज करें, यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए क्या सोर्सेज करें। तो ये कुछ चुनौतियाँ आती हैं। ठीक है, अब कुछ चुनौतियों में मैं सुझाव दे देता हूँ आपको कि आपको कैसे समाधान करना है, उसको देखिए। तो सबसे पहला सुझाव कि यूपीएससी हिंदी विद गौरव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, हर जगह इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सारे आंसर PDF फॉर्मेट में इसमें हैंड रिटन इसमें डालने वाले हैं और आपसे चर्चा करने वाले हैं। दूसरा जो सुझाव है, एक अच्छी टेस्ट सीरीज उपयोगी होगी। आप कंटेंट खूब पढ़ते होंगे, आपने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, ठीक है, पॉलिटी के लिए, आपने आर्ट एंड कल्चर के लिए भी कुछ कुछ पढ़ा होगा, नितिन सिंघानिया पढ़ा होगा। बात ये आती है, ये सब एग्जाम टाइम में कैसे रिवाइज होगा। एग्जाम टाइम में आपके पास कम समय है, और खास करके जो आखिरी 1 महीने बचे होते हैं, क्या करें, उसमें क्या करें? आप पूरी बुक तो लेके पढ़ नहीं सकते। तो उसका जो बेस्ट सोल्यूशन है, एक अच्छी टेस्ट सीरीज। कोई भी, मैं आपसे कहूँगा कि कई कोचिंग जो है यूपी पीसीएस स्पेशल टेस्ट सीरीज चला रही हैं। मेरा पर्सनल सजेशन यही होगा, आपके ऊपर, फिर भी मैं पूरी तरह छोड़ता हूँ, ऐसी टेस्ट सीरीज को न ज्वाइन करें जो यूपी पीसीएस स्पेशल की है। मैंने कंटेंट देखा है, प्रश्न देखा है, तो मेरा मानना यही है कि वो बहुत अच्छे उनके कंटेंट नहीं हैं। यूपी पीसीएस को वो टैकल सही से नहीं कर पा रहे हैं। आप कोई भी यूपीएससी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, जिस कोचिंग की आपको मन करे उसकी कर लें। नहीं कोचिंग की करनी, आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। आप उसके मॉडल आंसर से भी अपना काम चला सकते हैं। बस आपको केवल करना होगा, यूपी स्पेशल प्रश्नों के लिए आपको बेसिकली 1-2 किताबें आती हैं। मैंने घटना चक्र देखी थी आखिरी टाइम में, और घटना चक्र जो यूपी स्पेशल था उसमें दोनों चीजें मुझे मिल गई। जैसे इसमें 2 प्रश्न पूछे हुए हैं, आप देखेंगे यूपी स्पेशल 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो खनिजों का विवरण, ठीक है, इसके अलावा बुंदेलखंड में एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में बहुत ये विवरण, और ये 2 प्रश्न बेसिकली, इसके अलावा एक उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति। ये जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ये बेसिकली आपको
वो जो किताब है घटना चक्र, इसमें आपको मिल जा रही है। ठीक है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घटना चक्र में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो आपने ये पेपर 1 देखा, आप पेपर 2, पेपर 3 और खास करके अगर पेपर 4 देखें, जीएस पेपर 4 जो एथिक्स का पेपर है, उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे, मेरा ये मानना है कि विजन आईएएस की मैंने टेस्ट सीरीज दी थी लास्ट ईयर और उससे सारे क्वेश्चन आए थे एग्जैक्ट के एग्जैक्ट। अगर आपने 5-6 टेस्ट दिए हैं तो आपको हर चीज उस पर कंटेंट वाइज आप बहुत इनरिच्ड हो चुके होंगे। ठीक है, आपको टेस्ट बल्कि चेक कराने की भी आवश्यकता नहीं है, आपने सॉल्व किया, खुद मॉडल आंसर से मिलाइए, चेक कराने की भी आवश्यकता नहीं है, पैसे देके पेमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है, खुद से सॉल्व कर लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि संरचना पर अधिक ध्यान देना है। मैं बार बार यही कहता हूं, हमने जितने अभी तक आंसर राइटिंग का डिस्कशन किया है, मैं फिर से यही कहता हूं कि दोस्तों कंटेंट मैटर बहुत अधिक नहीं करता है, इस बात को आपको समझना होगा। बेसिक जो क्राइटेरिया है आपको ऐसे चीज़ों का समाधान करने के, ऐसे चुनौतियों का, आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1-2 चीज़ों को आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे प्रश्न में आपकी संरचना क्या होगी? एक तरफ से उग्र सुधारवाद, एक तरफ से आपकी उग्रवादी आपको बताना है, बगल में टेबल बना दीजिए सिंपल सा, यहां पे आपको बताना है उदारवादी और यहां पर आपको बताना है महात्मा गांधी, और बताना है कि देखिए दोनों महात्मा गांधी दोनों के बीच में थे। ये बता सकते हैं कि स्ट्रक्चरिंग का तरीका ये हुआ। ठीक है, दूसरी बात, एक तो ये तरीका हो गया, पहला तरीका ये हुआ स्ट्रक्चरिंग का। दूसरा तरीका क्या हुआ, आप महात्मा गांधी के, जब से महात्मा गांधी भारत में आए, या फिर आप कह सकते हैं जब से अफ्रीका में ही, ठीक है, आंदोलन उन्होंने किया, लेकिन अफ्रीका को मत टच करें क्योंकि सीधे बोला है भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का। तो जब से भारत में आए 1915 से, उसके बाद विभिन्न आंदोलनों को उठाएं और विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से बताएं कि इस आंदोलन में उन्होंने ऐसा तत्व किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल चंपारण में, ठीक है, चंपारण में उन्होंने क्या किया, किसानों को एकजुट किया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। ठीक है, प्रॉपर, तो क्या था, एक तरह का उग्रवादी था। अहमदाबाद में भूख हड़ताल पे बैठ गए, ये भी क्या है, एक तरह का उग्रवादी है। ठीक है, चौरी चौरा के बाद उन्होंने तुरंत, आपने देखा होगा कि तुरंत उन्होंने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया, वो भी क्या है बेसिकली, अब वो क्या हो जाएगा, उदारवादी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली यही चीजों पे ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं कि एक एक जो महात्मा गांधी द्वारा प्रमुख आंदोलन जो शुरू किए गए, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें आप विभिन्न तत्वों की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके आपके हो जाएंगे, एक तो आप ये स्ट्रक्चरिंग बना सकते हैं, दूसरा आप ये स्ट्रक्चरिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बात कही आपसे कि स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप यूपी पीसीएस खास करके, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या समस्याएं आ रही हैं, और आने वाले लेक्चर्स में हम 5-5 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, जैसा समय होगा, क्योंकि अगर वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो इस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, तो हम यही कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियोस में किस तरह से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन डिस्कशन किए जा सके, और हम ये यूपी पीसीएस को पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।